आज हम लेकर आए हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम एक्टिव और पैसिव के नाम से जानते हैं। ये एक्टिव एंड पैसिव का एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को अक्सर कंफ्यूज करता है, बच्चों को अक्सर परेशान करता है। क्लास 6th हो, 7th हो, 8th हो, 9th हो, 10th हो, 11th एंड 12th, ये हर जगह आपको मिलेगा। और इतना ही नहीं, बे बच्चे, बे स्टूडेंट्स जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको भी एक्टिव और पैसिव का टॉपिक उनके एग्जाम के लिए मिलता है। तो मैं चाहता हूं कि हम सभी आज मेरे सारे स्टूडेंट इस टॉपिक को डिटेल में समझें। हम इस टॉपिक को 3 पार्ट्स में बनाएंगे, असर्टिव, इंटेरोगेटिव और इंपेरेटिव करके। लेकिन इससे पहले कि मैं इस टॉपिक पर आऊं, इस टॉपिक की बात करूं और आपको समझाऊं कि एक्टिव क्या होते हैं, पैसिव क्या होते हैं, मैं चाहता हूं कि बोर्ड पर लिखे हुए चंद सेंटेंसेस को आप ध्यान से पढ़ें। चलिए मैं देखिए आपकी हेल्प करता हूं। मैंने एक सेंटेंस लिखा कि मैंने एक पुस्तक खरीदी। दूसरा लिखा नंबर 2, राम मेरी सहायता करता है। और तीसरा लिखा हम रोज क्रिकेट खेलते हैं। इन 3 सेंटेंसेस को में मैंने जो बात विशेष लिखी है वो ये है, इन तीनों सेंटेंसेस में हमने सब्जेक्ट पर जोर दिया है कि सब्जेक्ट कौन है, काम कर भी आपको एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहली चीज आपको ये देखना पड़ेगा कि एक्टिव सेंटेंस दरअसल किस तरह का है। तो एक्टिव सेंटेंसेस 3 तरह के होते हैं जो मैंने बोर्ड पर लिखे। नंबर 1 एक्टिव सेंटेंसेस होते हैं असर्टिव, नंबर 2 होते हैं इंटेरोगेटिव और नंबर 3 होते हैं इंपेरेटिव। आपको केवल 3 ही तरह के एक्टिव सेंटेंसेस मिलेंगे जिन्हें आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है। अच्छा, अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखिएगा जिसमें मैंने सारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस समझाए हैं तो उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि असर्टिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। लेकिन एक बार फिर मैं आपको जानकारी दे दूं कि असर्टिव, सबसे पहले हम बात करेंगे असर्टिव सेंटेंसेस की कि असर्टिव सेंटेंसेस दरअसल कौन से होते हैं। तो असर्टिव सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस होते हैं जो किसी काम के होने की या ना होने की जानकारी आपको देंगे, जो साधारण रूप से किसी काम को होने की या ना होने की जानकारी देते हैं। याद रखिए असर्टिव सेंटेंसेस में अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों होते हैं। यानी अफर्मेटिव है उसको भी आप असर्टिव कह सकते हैं, निगेटिव है तो उसको भी आप असर्टिव कह सकते हैं। और इसकी डेफिनेशन सिंपली ये है कि वे सारे सेंटेंसेस जो किसी काम के होने की या ना होने की जानकारी देते हैं वे सेंटेंसेस असर्टिव होते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस हमेशा किसी नाउन से, किसी प्रोनाउन से या पॉसेसिव से स्टार्ट होते हैं। इसका मतलब ये सेंटेंसेस किसी सब्जेक्ट से स्टार्ट होते हैं और इनके एंड में फुल स्टॉप होता है। तो आइए पहले समझते हैं कि अगर कोई सेंटेंस एक्टिव है तो उसका कोई सेंटेंस असर्टिव है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा और उसे पैसिव में कैसे चेंज किया जाता है। तो एक्टिव सेंटेंसेस अगर असर्टिव में होते हैं या फिर कहिए अगर असर्टिव एक्टिव है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका पूरी बनावट कैसी होगी, उसको कैसे करके आप देखिए। तो ध्यान रखिए कि जितने सेंटेंसेस असर्टिव एक्टिव होंगे उनमें सबसे पहले एक सब्जेक्ट लिखा होगा, उसके बाद कोई भी वर्ब लिखी होगी, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। याद रखिए कॉम्प्लीमेंट कंपलसरी नहीं होता है। थोड़ा सा मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम सब्जेक्ट कहते हैं उस पर्सन को जो काम करता है, वर्ब कहते हैं उस पर्सन के एक्शन को, जबकि ऑब्जेक्ट कहते हैं जिस चीज के ऊपर काम किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि राम एक किताब पढ़ रहा है तो राम किताब पढ़ने वाला जो पर्सन है, जो काम कर रहा है वो राम है, ये सब्जेक्ट है। उसका जो एक्शन है वो पढ़ना है, उसको वर्ब कहते हैं। और तीसरी चीज वो क्या चीज है जो पढ़ी जा रही है, तो वो एक किताब है जिसे वो पढ़ रहा है, तो जिस पर काम किया जाए उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और इन तीनों मेन शब्दों के अलावा अगर कोई और इंफॉर्मेशन किसी तरह से कोई और वर्ड्स लिखे हैं जो सेंटेंस को कंप्लीट करने का काम कर रहे हैं, उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो किसी भी सेंटेंस की जो बनावट होगी, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा और कॉम्प्लीमेंट होगा, ये 4 चीजें होंगी। अब जब इनको हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, आपको अच्छे से याद रखना है एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट शुरू में लिखा जाएगा, उसके तुरंत बाद आपको एक हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। अब सवाल आता है कि ये हेल्पिंग वर्ब हम कहां से लाएं।
अगर सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब पहले से है, एक्टिव में अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आपको टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगानी है, वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी आएगी। याद रखिए कि पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी ही आनी है, इसमें सेकंड और फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती। मैं चाहता हूं कि आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए कि ऑब्जेक्ट लिखिए, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कॉम्प्लीमेंट अगर है तो आएगा, और लास्ट में सब्जेक्ट आएगा, लेकिन बाई के साथ सब्जेक्ट आएगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कैसे हम पहचाने कि सेंटेंस में वर्ब क्या है, कैसे हम पहचाने कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। तो एक छोटी सी बात आप ये भी याद रखिएगा कि कुछ ज्यादातर सेंटेंसेस में आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, राम कैन हेल्प मोहन। अगर आप थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, थोड़ी आपको हिंदी समझ में आ रही है तो आप इजीली कर पाएंगे, और नहीं आ रही है समझ में तो मैं आपको सरल तरीका बताता हूं कि देखिए यहां पर ये जो लिखा है कैन, ये जो कैन लिखा है ये एक हेल्पिंग वर्ब है। एटलीस्ट हम सब इतना तो समझते ही हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो हेल्पिंग वर्ब से पहले जो लिखा होता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं, और हेल्पिंग वर्ब के बाद जो लिखा होता है उसको वर्ब कहते हैं। तो इतना मैंने आपके लिए इजी कर दिया कि ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद जितना होगा वो सब हेल्पिंग वर्ब से पहले जितना होगा वो सारा सब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब के बाद एक शब्द जो होता है वर्ब होती है, और वर्ब के बाद यहां पर ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब को पहचानने का एक सरल तरीका है, आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये शब्द वर्ब है या नहीं है। वर्ब की उस वर्ड की हिंदी निकालिए और उसके अंत में ना आता होगा। जैसे हेल्प का अर्थ होता है सहायता करना, गो का अर्थ होता है जाना, कम का अर्थ होता है आना, रीड का अर्थ होता है पढ़ना, राइट का अर्थ होता है लिखना। तो इस तरह से उनके अंत में ना आता हो तो समझ लीजिए कि वो वर्ब हैं। यहां पर देखिए, अगर मैं इसका मीनिंग बताऊं आपको, राम कैन हेल्प मोहन, राम मोहन की हेल्प कर सकता है, ये हमारा इसका मीनिंग है। तो कौन हेल्प कर सकता है? राम कर सकता है। तो जो पर्सन हेल्प कर सकता है वो सब्जेक्ट है। किसकी हेल्प कर सकता है? मोहन की। तो मोहन ऑब्जेक्ट हो गया जिसकी हेल्प की जा रही है, और क्या कर सकता है? वो हेल्प कर सकता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट वर्ब हो गई। अगर हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट मिल गए, जैसा मैंने कहा कॉम्प्लीमेंट हर जगह जरूरी नहीं होता है। जब ये मिल गए तो हम इसको पैसिव में कैसे बदलते हैं? रूल कहता है ऑब्जेक्ट पहले लिखिए। आपका ऑब्जेक्ट है मोहन, तो आपने पहले ही लिख दिया। मोहन के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। फॉर्चुनेटली हेल्पिंग वर्ब हमारे पास पहले से मौजूद है। अब यहां पर आपको एक बात समझनी है कि अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब कोई मॉडल ऑक्सिलियरी है, जैसे कि विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब है एक्टिव में, यहां पर विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट आदि लिखा हुआ है, तो पैसिव में इनके साथ बी जुड़ेगा और ये जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लिख दी जाएगी। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, जो मैंने बोला है आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, अगर इनमें से कोई भी मॉडल ऑक्सिलियरी यहां पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज की गई है तो आप उसके साथ पैसिव में बी जोड़ेंगे, जो कि कंपलसरी है। बिना बी के आपका पैसिव नहीं बनेगा। और इस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। हेल्प की थर्ड फॉर्म हमने हेल्प लिख दी। अब आते हैं कि कोई कॉम्प्लीमेंट है, नहीं है। नहीं है तो कोई बात नहीं, बाई के बाद आप इसे लिख दीजिए, जो कि यहां पर राम लिखा हुआ है, बाई राम। तो इस तरह से अगर आप बाई राम नहीं लिखते हैं तो भी सेंटेंस कंप्लीट पैसिव माना जाएगा और उसमें कोई कमी नहीं है। राम कैन हेल्प मोहन, राम मोहन की हेल्प कर सकता है, और जो पैसिव निकल कर आया वो आया मोहन कैन बी हेल्प बाई राम। एक और सेंटेंस यहां पर हम देख लेते हैं, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। और मैं एक और सेंटेंस यहां पर लिखता हूं, बिल्कुल मिलता जुलता होगा, थोड़ा सा चेंज इसमें, और वो थोड़ा सा चेंज के पीछे रीजन है। लिखा है ही कैन हेल्प देम। अब अगर आप यहां पर देखें तो मैंने कैन को वहीं रखा, सब्जेक्ट को वहीं रखा, वर्ब को वहीं रखा, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ये दोनों चीजें बदल गई। पहले राम और मोहन लिखे हुए थे, इस बार सब्जेक्ट में हमने ही लिखा जो कि एक प्रोनाउन है, और ऑब्जेक्ट में हमने लिखा देम। तो याद रखिए कि अगर एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन है तो जब उसे बाई के बाद लिखेंगे तो उस प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट लिखेंगे,
और एक्टिव सेंटेंस का अगर कोई ऑब्जेक्ट ये देम जो लिखा हुआ है ये कोई प्रोनाउन है तो यहां पर सब्जेक्ट लिखेंगे। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं एक छोटा सा टेबल यहां आपको बना के दिखा देता हूं कि अगर यहां एक्टिव में आई है तो पैसिव में मी लिखा जाएगा, और पैसिव में अगर मी एक्टिव में अगर मी है तो पैसिव में आई हो जाएगा। मी का आई हो जाता है, आई का मी हो जाता है। इसी तरह से वी होगा तो वी का अस हो जाएगा और अस का वी हो जाएगा। इसी तरह से यू होगा तो यू का दोनों ही तरफ यू रहता है। इसी तरह से अगर ही है तो ही का हिम हो जाएगा और हिम का ही हो जाएगा। इसी तरह शी है तो शी का हर हो जाता है और हर का शी हो जाता है। दे है तो दे का दैम हो जाता है और दैम का दे हो जाता है। तो मैं आपको भी सेंटेंस के माध्यम से समझाता हूं, आसानी से समझ में आएगा। तो देखिए यहां पर जो दैम लिखा हुआ है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इसको उठाकर जब हम इधर लाएंगे तो दैम ना लिखकर हमें दे लिखना होगा, दैम ना लिखकर हमें दे लिखना होगा, ये ध्यान रखिए। कैन हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वैसे ही आएगी, और अभी मैंने बताया कैन के साथ मॉडल ऑक्सिलरी है बी जुड़ेगा, कैन बी हो गया। हेल्प की थर्ड फॉर्म कर देंगे, हेल्प हो जाएगा। और अब हमें बाई के साथ लिखना है तो देखिए हमें क्या मिला हुआ है, ही। जब सब्जेक्ट में ही होगा तो उसे ऑब्जेक्ट में हिम लिखेंगे। तो जैसा मैंने साइड में लिखा आप उसे नोट डाउन कर ले। आई की जगह मी हो जाता है तो मी की जगह आई हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि ये सेंटेंसेस आपको समझ में आए होंगे। आइए देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस को। और अच्छे से समझने के लिए एक्टिव से पैसिव को हमने यहां पर लिए हैं फिर से 3 सेंटेंसेस, और तीनों ही सेंटेंसेस कंटिन्यूअस के हैं। देखिए बेटा ये ध्यान रखना है आपको कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, इस तरह से आपको सेंटेंसेस मिलेंगे। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर के मिलेंगे। यहां जो मैंने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं वो कहते हैं आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। और ही वॉज टीचिंग मी, वो मुझे पढ़ा रहा था। तो ये तीनों सेंटेंसेस में से 2 सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हैं और एक सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस का है। हमें वही काम करना है, पहले हमको ढूंढना है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो आइए देखते हैं। देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है हमारी, और जैसा मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब होगी और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। यहां देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है, इससे पहले सब्जेक्ट होगा, इसके बाद मेन वर्ब होगी और यहां पर ऑब्जेक्ट। ये देखिए यहां हेल्पिंग वर्ब है, इससे पहले सब्जेक्ट होगा, इसके बाद मेन वर्ब होगी और इसके बाद ऑब्जेक्ट। इन तीनों ही सेंटेंसेस में मैंने कंटिन्यूअस टेंस लिया है। तो कंटिन्यूअस में आपको आईएनजी लगी हुई मिलेगी, जैसे रीडिंग, प्लेइंग, टीचिंग। रूल मत भूलिए, रूल वही पुराना रहेगा। रूल कहता है ऑब्जेक्ट को पहले लिखिए, अ बुक। आपने अ बुक को पहले लिखा। लेकिन एक बात जो आपको अच्छे से समझनी है, 3 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, एक होती है इज, एक होती है आर और एक होती है एम। ये तीनों ही एक ही टेंस में यूज की जाती हैं। फर्क सिर्फ इतना सा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर इज आता है, प्लूरल सब्जेक्ट होने पर आर आता है और आई सब्जेक्ट होने पर एम आता है। तो ये अपनी अपनी जगह पर ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल और सब्जेक्ट आई होगा तो इज आर एम यूज किए जाते हैं। अब पहले सेंटेंस में यहां पर जो मैंने सब्जेक्ट की जगह लिखा है वो है आई, तो इसके साथ मुझे एम लिखना पड़ा। लेकिन अब जब मैं ऑब्जेक्ट को इधर ले आया हूं तो ऑब्जेक्ट आ गया अ बुक। अ बुक के साथ एम नहीं आ सकता, अ बुक के साथ आएगा इज। अब फिर से वही बात, अगर कोई सेंटेंस कंटिन्यूअस में है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है तो इस हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको लिखना होगा बीइंग, बीईआईएनजी, बीइंग। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड की थर्ड फॉर्म आप करेंगे रेड।
जी हाँ बच्चों, रीड की स्पेलिंग वही होती है रेड में भी, READ, रेड पढ़ने लगते हैं जब सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है तो इसका पढ़ने का तरीका या प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है, इसको हम रेड पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो यहां मैंने लिखा अ बुक इज बीइंग रेड। अब अगर कॉम्प्लीमेंट होता तो लिख देते, नहीं है तो कोई बात नहीं, बाई के बाद इस आई को लिखेंगे और आई को हम मी करके लिखेंगे, तो हमारा जो पैसे बनेगा अ बुक इज बीइंग रेड बाय मी। दूसरा सेंटेंस है दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है, क्रिकेट को पहले लाइए। अब देखिए यहां पर आर लिखा हुआ था क्योंकि दे सब्जेक्ट प्लूरल था, क्रिकेट सिंगुलर है इसलिए इसको इज लिखिए। क्रिकेट इज बीइंग ऑब्वियसली आएगा, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, वो इसलिए आता है ताकि कंटिन्यूअस भी बना रहे और पैसिव भी हो जाए। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम। और तीसरे सेंटेंस में हमने पास्ट कंटिन्यूअस रखा है, ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, मी को, वो हो जाएगा आई, आई के साथ भी वाज आएगा, लेकिन याद रखिए कंटिन्यूअस में बीइंग जुड़ना ही जुड़ना है। तो आई वाज बीइंग और टीच की थर्ड फॉर्म कर दीजिए टॉट, टॉट यहां पर हमने थर्ड फॉर्म कर दी और बाई के साथ हमने लिख दिया ही का ऑब्जेक्ट हिम। यहां भी ये बात भी ध्यान रखने की है कि वाज और वर ये दोनों ही पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। इनमें सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि सिंगुलर के साथ वाज आता है, प्लूरल के साथ वर आता है। तो हमने देखा कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस में है तो पैसिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको बीइंग ऐड करना है और आपका सेंटेंस ऑटोमेटिकली पैसिव देखिए बन गया। तो इस तरह से हमने इनके भी पैसे बनाए। अभी ये ओवर नहीं हुआ है, मैं टेंस वाइज ले रहा हूं, पहले मैंने मॉडल ऑक्सिलरीज ली, फिर कंटिन्यूअस लिए, अब मैं कुछ और आपको सेंटेंसेस दिखाता हूं और इस तरह से हम अपने एक्टिव से पैसिव को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इस बार हमने लिए हैं परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और एक सेंटेंस में फ्यूचर परफेक्ट का भी लिखूंगा। तो परफेक्ट टेंसेस वो होते हैं जिनमें हैज, हैव, हैड और विल हैव और शैल हैव आता है। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट तीन तरह के सेंटेंसेस होते हैं। देखिए इन सेंटेंसेस को, पहले सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज है, दूसरे में भी हैज है और तीसरे में हैड है। मैंने जैसा कहा मैं फिर से वही दोहराऊंगा, हेल्पिंग वर्ब के पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब है और उस मेन वर्ब के बाद देखिए आपको मिलता है ऑब्जेक्ट, हिज काउ, हिज वर्क्स, ये ऑब्जेक्ट है और द वॉच, ये हमारे ऑब्जेक्ट हैं। अच्छा बच्चों, एक वर्ड है इंग्लिश में पजेसिव। पजेसिव क्या होता है? वो शब्द होते हैं जो आपका किसी नाउन के साथ, किसी व्यक्ति के साथ संबंध बताते हैं। जैसे माई बुक, तो बुक से मेरा रिलेशन जुड़ गया क्योंकि यहां पर पजेसिव आया है माई। अब यहां पर हमने क्या पाया? हमने पाया ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट है। रूल कहता है पैसिव बनाने का, ऑब्जेक्ट को पहले लिखिए, तो हिज काउ को पहले लिखिए। यहां आपको एक बात याद रखनी है कि हैज और हैव दोनों एक ही टेंस में यूज की जाने वाली हेल्पिंग वर्ब हैं। हैज सिंगुलर के साथ यूज किया जाता है और हैव प्लूरल के साथ यूज किया जाता है। तो ये हैज और हैव का डिफरेंस है, हैज सिंगुलर के साथ और हैव प्लूरल के साथ यूज किया जाएगा। लेकिन यहां तो ही भी सिंगुलर था और हिज काउ भी सिंगुलर है, इसलिए हैज आएगा। और जब आप परफेक्ट टेंस के पैसिव बना रहे हैं तो याद रखिए इसमें हैज, हैव, हैड, विल हैव और शैल हैव के साथ बीन जोड़ा जाता है, बीन। तो हिज काउ हैज बीन और सोल्ड ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, बाय के बाद ही का ऑब्जेक्ट लगा देंगे जो कि हिम होगा, बाय हिम। दूसरा हमने लिखा है हिज वर्क्स, तो यहां पर लाइए हिज वर्क्स, तो ये देखिए वर्क्स इस बार प्लूरल हो गया, प्लूरल के साथ हम हैव का यूज करते हैं भले ही ऊपर हमारा हैज है। तो हिज वर्क्स हैव बीन, हिज वर्क्स हैव बीन कंप्लीटेड, हिज वर्क्स हैव बीन कंप्लीटेड बाय मोहन। जो नाम होता है, नाउन होता है, नाउन को हम एज इट इज लिख देते हैं, लेकिन जो प्रोनाउंस होते हैं उनके ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिखते हैं। अगर हमें प्रोनाउन का सब्जेक्ट मिलता है, जैसे आई मिलता है, तो पैसिव में आई मी हो जाता है, और अगर एक्टिव में मी मिलता है तो पैसिव में मी आई हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा सेंटेंस है यू हैड स्टोलन द वॉच, तो हम लिखेंगे द वॉच
हैड में ऐसा कुछ नहीं है सिंगुलर प्लूरल का, वो ऐसे ही लिखा जाएगा द वॉच हैड बीन, द वॉच हैड बीन स्टोलन बाय यू को यू ही लिखा जाएगा, यू को यू ही लिखा जाता है। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं यहां तक के सेंटेंसेस भी समझ में आ चुके होंगे। अब बस कुछ और सेंटेंसेस हैं जिनको मुझे यहां पर एक्सप्लेन करना है, चलिए उनको भी देखते हैं। तो देखिए इस बार जो हमने सेंटेंसेस बोर्ड पर लिखे हैं वो निगेटिव सेंटेंसेस हैं, स्पेशली सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। आइए देखिए, पहले सेंटेंस को मैंने लिखा आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। बच्चों जब भी कभी डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, सॉरी ये पूरा डिड नॉट है, तो डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट ये आपको मिले तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट। तो अगर आप यहां पर देखें, मैं इसे फिर से लिख देता हूं कि did not open this box। तो जब आपको डू नॉट और डज नॉट, डिड नॉट मिले तो उससे पहले याद रखिएगा, उससे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगी। इनसे पहले सब्जेक्ट होगा, इनके बाद वर्ब होगी। यहां भी थोड़ा सा गलत हो गया जल्दी में, डिड नॉट रीड ड्रामास लिख रहा था मैं, डिड नॉट, डज नॉट, सॉरी डज नॉट रीड ड्रामास। तो देखिए यहां पर ये डज नॉट रहा, इससे बाद में ये वर्ब हो गई। ये डिड नॉट रहा, इससे बाद में ये वर्ब हो गई और इससे पहले ये सब्जेक्ट हो गया। ये डिड नॉट रहा, इसके बाद में ये वर्ब हो गई और इससे पहले ये सब्जेक्ट रह गया। मैंने आपको ये भी बताया था कि कोई भी शब्द, कोई भी वर्ड वर्ब है, हम कैसे पहचानते हैं। आप उसका हिंदी अर्थ निकालिए, उसके अंत में ना आएगा। और दूसरी तरह से अगर आप इंग्लिश में समझना चाहते हैं तो ये एक्शन वर्ड होते हैं जिनसे किसी काम का होना या करना पाया जाता है। अब याद रखिए कि जब पैसिव बनाते हैं तो ये जो डू नॉट और डज नॉट होते हैं, डू नॉट और डज नॉट, ये कन्वर्ट हो जाते हैं इज आर एम प्लस नॉट में, इज आर एम प्लस नॉट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जबकि डिड नॉट बदलकर हो जाता है या तो वाज नॉट या वर नॉट। डिड नॉट बदलकर आप कर देंगे वाज नॉट या वर नॉट। उम्मीद करता हूं मेरी आवाज साफ साफ आप तक पहुंच रही है। डू नॉट और डज नॉट को करते हैं इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट, जबकि डिड नॉट को करते हैं वाज नॉट और वर नॉट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वाज नॉट, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर नॉट। आइए देखते हैं यहाँ जो सेंटेंसेस लिखे हैं। तो इस सेंटेंस में हॉकी ऑब्जेक्ट है, यहाँ ड्रामास ऑब्जेक्ट है, यहाँ दिस बुक ऑब्जेक्ट है और यहाँ हिम ऑब्जेक्ट है। तो हॉकी को पहले लिखिए, हमने लिखा हॉकी को, हॉकी सिंगुलर है इसलिए उसके साथ लिखेंगे इज नॉट। तो डू नॉट को हमने चेंज कर दिया इज नॉट में, तो हॉकी इज नॉट और प्ले की थर्ड फॉर्म, ऑब्वियसली थर्ड फॉर्म मैंडेटरी है, प्लेड बाय मी। आई सब्जेक्ट था तो उसे मी लिख दिया, प्लेड बाय मी। ठीक है। दूसरी तरफ शी डज नॉट रीड ड्रामास, तो ड्रामास को पहले लाइए और देखिए ड्रामास प्लूरल हो गया, तो प्लूरल हो गया तो ये जो डज नॉट है ये आर नॉट में बदल जाएगा। ड्रामास आर नॉट, रीड की थर्ड फॉर्म कर देंगे, रेड हो जाएगा और बाई शी का ऑब्जेक्ट कर देंगे हर। तो ड्रामास आर नॉट रेड बाय हर। थर्ड सेंटेंस हमारे पास है ही डिड नॉट ओपन दिस बॉक्स, तो दिस बॉक्स यानी ऑब्जेक्ट को पहले लाइए, दिस बॉक्स। अब चूंकि डिड नॉट है तो डिड नॉट की जगह या तो हम वाज नॉट लिखेंगे या वर नॉट, वो डिपेंड करता है बॉक्स पर। बॉक्स है सिंगुलर इसलिए लिखेंगे वाज नॉट, वाज नॉट। ओपन की कर देंगे थर्ड फॉर्म ओपन और बाई के बाद हम ही का ऑब्जेक्ट लगाएंगे हिम। अब आखिरी सेंटेंस जो हमारे पास है, सुधा डिड नॉट इंसल्ट हिम, तो हिम को पहले लाएंगे, हो जाएगा ही और डिड नॉट हो जाएगा वाज नॉट, वाज नॉट और इंसल्ट की थर्ड फॉर्म इंसल्टेड एज इट इज लिख जाएगी और बाई के बाद सुधा नाउन है, नाउन में हम कोई चेंज नहीं करते हैं। तो इस तरह से हमने ये देखा कि अगर किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाना है और उस सेंटेंस में डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट है, तो उस ऑब्जेक्ट को लिखने के बाद डू नॉट और डज नॉट की कंडीशन में इजारम में से एक और फिर नॉट लगाते हैं, जबकि डिड नॉट की कंडीशन में बाज भर में से एक और फिर नॉट लगाते हैं। उम्मीद करता हूं ये सेंटेंसेस भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब बचता है बस केवल और केवल आखिरी वाला,
जो कि मैं आपको तो देखिए, अब मैंने जो बोर्ड पर सेंटेंसेस लिखे हैं वो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। जब सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं तब उन्हें हम किस तरह से पैसिव में चेंज करते हैं। इन सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं पाई जाती है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या फिर सेकंड फॉर्म होगी। आइए सेंटेंसेस को देखते हैं। पहला सेंटेंस जो हमारे पास लिखा है वो कहता है आई रीड न्यूज़पेपर डेली। मैं रोज न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, ये हमारा सेंटेंस है। तो कौन पढ़ता है? मैं पढ़ता हूं, ये सब्जेक्ट हो गया। क्या काम कर रहे हैं पढ़ने का, ये वर्ब हो गया। क्या पढ़ा जा रहा है? न्यूज़पेपर, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब बचता है डेली, तो डेली एडिशनल यानी कॉम्प्लीमेंट है। और ऐसी कंडीशन में याद रखिए जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पाई जाएगी तो पैसिव में आपको इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगानी है, इज, आर, एम, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। मैंने शुरू में ही कहा था कि दो चीजें कंपलसरी हैं, पहली है वर्ब हेल्पिंग वर्ब और दूसरी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इन दोनों को कंपलसरीली आपको यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे। ऑब्जेक्ट है हमारा न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर सिंगुलर है इसलिए उसके साथ इज लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे रेड। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि स्पेलिंग वही होती है, फर्स्ट फॉर्म को रीड पढ़ते हैं, सेकंड और थर्ड फॉर्म को रेड पढ़ते हैं। तो हमने इसको रेड पढ़ा। न्यूज़पेपर इज रेड डेली, कॉम्प्लीमेंट थर्ड इसके बाद आ जाएगा, थर्ड फॉर्म के बाद बाई, और आई को हम ऑब्जेक्ट में लिखेंगे तो मी। दूसरा सेंटेंस जो हमने लिया है ही टीचेस मी, तो देखिए ही सब्जेक्ट, टीचेस वर्ब और मी ऑब्जेक्ट। मी को पहले लाइए, हमने लिखा आई। अब आई के साथ हम इज, आर, एम में से एम को लगाते हैं, आई एम, और टीच की थर्ड फॉर्म करेंगे टॉट, आई एम टॉट। कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है, कोई बात नहीं, बाई के बाद ही का ऑब्जेक्ट कर देंगे हिम। तो ये दोनों सेंटेंसेस हमारे सिंपल प्रेजेंट के थे। तीसरा भी सिंपल प्रेजेंट है, राम सेल्स मैंगोज। तो देखिए यहाँ राम सब्जेक्ट है, सेल्स वर्ब है और मैंगोज ऑब्जेक्ट है। तो हम रूल के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को लाएंगे, मैंगोज को पहले लेकर आएंगे। मैंगोज प्लूरल है इसलिए आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, आर सोल्ड, ठीक है, और फिर बाई के बाद राम लिख देंगे। नीचे के जो दो सेंटेंसेस हैं वो सिंपल पास्ट के हैं, यानी उन दोनों सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है। और जब वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हो तो पैसिव में या तो हम वाज लगाते हैं या वर लगाते हैं और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं। वाज तब लगाते हैं जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, वर तब लगाते हैं जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है। तो ही ब्रोक द चेयर, तो यहां देखिए ब्रोक वर्ब है, द चेयर ऑब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है। द चेयर को पहले लाइए, द चेयर, चेयर एक है इसलिए वाज लगाइए, वाज, और बी ब्रोक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन बाय हिम। दूसरे सेंटेंस में लिखा है द टीचर बीट द स्टूडेंट्स। बच्चों, बीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है, बीट वर्ब की सेकंड फॉर्म भी होती है। अगर मैंने यहाँ बीट लिखा है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और उसमें एस नहीं लगाया है, इसका मतलब मैं पास्ट की बात कर रहा हूं, पास्ट टेंस, सेकंड फॉर्म लिखी है मैंने यहाँ पर। टीचर सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर मुझे इसमें इसे प्रेजेंट में लिखना था तो मैं इसमें एस लगा देता, द टीचर बीट्स कर देता, लेकिन मुझे पास्ट ही लिखना था। तो ये सेकंड फॉर्म है। हम स्टूडेंट्स को पहले लाएंगे, द स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स ज्यादा हो गए इसलिए हम वर लगाएंगे और वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और थर्ड फॉर्म होती है बीटन। तो द स्टूडेंट्स वर बीटन बाय द टीचर, द स्टूडेंट्स वर बीटन बाय द टीचर। और इस तरह से हमारे ये सेंटेंसेस भी पैसिव हुए। आइए मैं एक बार फिर से आपको बताता हूं कि एक्टिव सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस हैं जिनमें सब्जेक्ट को हम प्रमुखता देते हैं, जबकि पैसिव वे सेंटेंसेस हैं जिनमें ऑब्जेक्ट को प्रमुखता देते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है, तीन तरह के एक्टिव सेंटेंस होते हैं, असर्टिव, इंटेरोगेटिव और इंपेरेटिव। असर्टिव वे सेंटेंसेस होते हैं जो किसी काम को होने ना होने, किसी काम के होने ना होने की जानकारी देते हैं। जब असर्टिव को पैसिव बनाते हैं तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स मैंने आपको असर्टिव के ही दिए हैं। आप एक बार धीरे धीरे इस वीडियो को देखिएगा, एक एक चीज आपको समझ में आएगी। और अगर कुछ समझ में ना आए तो प्लीज आप मुझे एक मैसेज डालिए, मैं आपको बताऊंगा। इंटेरोगेटिव और इंपेरेटिव के लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि एक वीडियो में ये सब चीजें कवर कर पाना मुश्किल है। आशा करता हूं कि आप हमसे जुड़े रहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।